क्राइम स्टोरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है वो है यूएसए से। यूएस में एक स्टेट है टेक्सास। इस टेक्सास स्टेट का एक शहर है ह्यूस्टन। तो ये कहानी वहीं की है। होता ये है कि ये कहानी जो है वो जनवरी 1981 की है। तो जनवरी 1981 में एक आदमी अपने कुत्ते को सैर कराने निकलता है। उसका कुत्ता जो है झाड़ियों में जाता है और फिर जब वो लौटता है तो उसके मुंह में एक ह्यूमन बाजू ह्यूमन जो आर्म है वो रहता है, वो डिकम्पोज्ड ह्यूमन बाजू रहता है। उसको देख के आदमी फिर पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस जो है वो अपनी एक सर्च टीम के साथ वहाँ पे पहुँचती। तो उस एरिया की छानबीन से पुलिस को 2 लाशें मिलती हैं वहाँ पे। दोनों लाशें आस-पास ही मिलती हैं। एक दूसरे से तकरीबन 10-12 फीट की दूरी पर रहती हैं। तो लाशें जो हैं काफ़ी डिकम्पोज़ हो चुकी रहती हैं। लेकिन इतना जो उनके जो फेसेस हैं वो अभी भी इस हालत में रहते हैं कि उसपे थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्शन करके जो है रिकॉग्नाइज़ करने लायक जो है फेशियल एक वो बनाया जा सके और उसकी फ़ोटोग्राफ ली जा सके। तो पुलिस उस काम में जुट जाती है और वो रिकंस्ट्रक्ट करके एक जो फेस का फ़ोटो है वो बनाती है। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम किया जाता है इन दोनों लाशों का। तो 2 चीज़ें पता क चलती हैं। ये दोनों लाशें एक तो एक मेल की थी, दूसरी एक फीमेल की थी। ये जो इनिशियली जो देख के बताया जाता है कि दोनों जो है इ या तो टीनेज रहे होंगे या फिर लगभग 22-23 साल की उम्र रही होगी। और फिर पोस्टमार्टम में भी ऑलमोस्ट यही जो है प्रेडिक्ट किया जाता है कि इनकी उम्र जो है लगभग 16 से 23 के बीच में है दोनों बॉडीज़ की। उसके बाद जो मौत का कारण है, इतना डिकम्पोज़ होने के बाद भी जो डॉक्टर्स हैं वो कॉज़ ऑफ डेथ जो है वो डिटरमाइन करने में सफल हो जाते हैं। अक्सर अगर बॉडी बहुत ज़्यादा डिकम्पोज़ हो जाए तो फिर डेथ का कॉज़ जो है वो पता कर पाना मुश्किल होता है। बहरहाल इस केस में जो फीमेल विक्टिम थी, उसकी जो मौत है वो स्ट्रैंगुलेशन से गला घोंट कर की गई थी और जो मेल विक्टिम है उसको पहले तो बाँधा गया हो था और उसके बाद इसकी पिटाई की गई थी और जिससे इस मारपीट से उसकी मौत हो गई। ख़ैर अ, पुलिस जो है उसकी जो फेसेस जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, फेस रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो फ़ोटोग्राफ्स बनाती है, उसको वो उस एरिया में सर्कुलेट कर देती है और इस उम्मीद में भी कि कहीं से कोई ट्रेस मिल जाए। लेकिन काफ़ी वक़्त बाद भी कोई किसी प्रकार की कोई लीड जो है वो मिलती नहीं है। ख़ैर इसके बाद होता ये है कि जब कोई भी लीड नहीं मिलती तो आमतौर पे केसेस ठंडे पड़ने लगते हैं। कुछ चीज़ें और रिकवर हुई थी जो क्राइम इंसिडेंट था, वो एक था टॉवेल जो कि पूरा खून से लिपटा हुआ था। खून से सना हुआ था। दूसरा एक जो जिम शॉट्स होते हैं वो मिले थे। पुलिस ने 2 चीज़ें जो है थ्योरीज़ जो असम्पशन थी उनकी ये कि या तो अ, इन्हें कहीं मारा गया है और फिर वहाँ से यहाँ लाके बॉडी को डंप किया गया है और या फिर इनकी डेथ यहीं हुई है। लेकिन 2 चीज़ें थी जो उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि जो फीमेल थी उस पे अटैक पहले हुआ और उसे बचाने के लिए जो मेल जो है उसने इंटरवीन किया है, तो शायद से मेल को पकड़ा गया और फिर उसको बांधा गया और फीमेल की मौत के बाद मेल को मारा गया, पीटा गया और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इससे 2 चीज़ों और जो इन लोगों के जो हत्यारे हैं वो कोई सिंगल पर्सन नहीं है, कोई एक अकेला इंसान जो है उसने मर्डर को अंजाम नहीं दिया है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व्ड थे। खैर फ़ोटोज़ भेजी गई, कोई लीड नहीं मिली तो फिर धीरे-धीरे ये केस ठंडा पड़ गया और कुछ समय बाद पुलिस ने भी इन दोनों बॉडीज़ को दफ़ना दिया। धीरे-धीरे वक़्त बीतता गया और फिर सीधे वक़्त आ गया 2011। 2011 में एक संस्था है जो इस तरह के काम करती है, जो भी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ हैं या जो अनसॉल्व्ड केसेस हैं। तो इस संस्था ने इन दोनों की बॉडीज़ को एक्सह्यूम करवाया
और एग्ज़्यूम करवाने के बाद इनके डीएनए सैंपल्स एक्सट्रैक्ट किए और फिर उसके बाद इन डीएनए सैंपल्स को उसने मैच करने की कोशिश 2011 में की। ज़ाहिर-सी बात है इतने मैचेस मिले नहीं तो कोई लीड नहीं मिली। फिर से वो एक सब चीज़ें रुक गईं और फिर एक लंबा गैप आया। फिर 2020 में फिर से इसके डीएनए मैचेस के लिए देखा गया। एक सर्विस है जो इस तरह के जीनोम मैच करती है। उसको उसके पास भेजा गया। तो उस संस्था ने फिर मैच करना शुरू किया और जेड मैच करके है एक संस्था जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है। और जब उसको ये डीएनए भेजा गया तो ये जो संस्था है जेड मैच ये एंसेस्ट्री चेक करती है लोगों की, उसके डेटाबेस में जितने भी डीएनएज़ होते हैं उनसे वो मैच करती है और देखती है कि अगर इस फैमिली का कोई मेंबर उस फैमिली ट्री में फॉल होता है कि नहीं होता है। तो जब मैचिंग की गई तो इस मैचिंग के बाद जो इन्वेस्टिगेटर्स जो इस केस पे 2 काम कर रहे थे, एक तो गिली थी और एक थी पीकॉक। गिली जो है वो एक मेल इन्वेस्टिगेटर था और पीकॉक जो है एक फीमेल इन्वेस्टिगेटर थी। तो जो मेल विक्टिम के लिए गिली को असाइन किया गया और फीमेल के लिए पीकॉक को। ये दोनों इन दोनों को अलग-अलग ट्रेस आउट कर रहे थे। 2 चीज़ें जो मिली वो ये कि पहला तो ये कि जो गिली है उसने देखा कि मेल विक्टिम्स के जो डीएनए हैं वो केंटकी में एक बहुत सारे ट्रेसेस उसके डिस्टेंट मैचेस मिल रहे हैं बहुत सारे लोगों से। उसके बाद केंटकी में उसने एक फैमिली को ट्रेस आउट किया जो फैमिली जो है क्लाउज नाम का जो सरनेम यूज़ करती थी और ये फैमिली जो है मूव्ड हो गई थी फ्लोरिडा में। उसके बाद ये उस क्लाउस फैमिली की ट्री में और सर्च करता है डीएनए और फाइनली उनको एक डेबी ब्रूक नाम की महिला से जो है सबसे क्लोजेस्ट मैच मिलता है। तो जब डेबी ब्रूक की इस महिला से सबसे क्लोजेस्ट मैच मिलता है तो पीकॉक इस डेबी ब्रूक से मिलने जाती है। तो डेबी ब्रूक से जब मिलने जाती है तो वो डेबी ब्रूक से पूछती है कि क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो 40 या 40 से ज़्यादा सालों से गायब है? क्योंकि ये केस 1981 का था, जनवरी 1981 का, तो ऑलमोस्ट 40 साल बीत चुके थे। बात है 2020 अब चल रहा था तो लगभग 40 साल बीत चुके थे। तो डेबी ब्रूक बताती है कि उसका एक भाई था जो 40 साल पहले गायब हो गया और वो उसके पास से कुछ पता नहीं चला। तो पीकॉक बताती है कि हमें 2 बॉडीज़ मिली थी 1981 में, जनवरी 1981 में। ये ह्यूस्टन में मिली थी, ह्यूस्टन के आउटस्कर्ट में एरिया में मिली थी, सिटी के आउटस्कर्ट एरिया में। तो डेबी बताती है कि हाँ कि मेरा जो भाई था उसकी बीवी भी थी। तो अ, तब पीकॉक को समझ में आता है कि ये जो 2 अ, बॉडीज़ थी उनकी फाइनली आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। उसके बाद जो उसकी वाइफ़ था उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम पता चलता है टीना और जो मेल था उसका नाम था डीन। तो टीना की जो है उसके भी डीएनए मैच किए जाते हैं, उसकी फैमिली को भी ट्रेस आउट कर लिया जाता है और फिर फाइनली डीन और टीना की जो है आइडेंटिटी जो है वो फाइनली मिल जाती है। लेकिन डेबी ब्रूक उनसे बोलती है कि क्या आपको किसी बच्चे की भी बॉडी मिली? तो जो इन्वेस्टिगेटर है वो हैरान रह जाता है कि बच्चे का तो कोई ज़िक्र नहीं है। तो डेबी बताती है कि इन दोनों का एक एक बेटी भी थी 1 साल की जिसका नाम था होली। तो अब बच्चे की बॉडी मिली नहीं थी वहाँ पे तो ये अज़्यूम किया जाता है कि बहुत सारी थ्योरीज़ आती है। कई लोगों का ये मानना था कि हो सकता है अब चूँकि बच्चे की बॉडी बहुत छोटी होती है, 1 साल के बच्चे की बॉडी बहुत छोटी होती है। हो सकता है कोई जंगली जानवर उठा ले गया हो या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन कई लोगों का ये मानना था कि शायद कहीं बच्ची को किडनैप कर लिया गया हो और उस किडनैपिंग में के लिए ही बच्ची को किडनैप करने के लिए ही इन दोनों को मारा गया हो। तो इस तरह की थ्योरीज़ चलती रहती हैं। लेकिन फिर जो टीम है वो कोशिश करती है कि वो होली को ट्रेस आउट कर सके और ट्रेस आउट करने का वही तरीका है डीएनए। इसके बाद एक कैंपेन चलाया जाता है और इस कैंपेन में लोगों को बोला जाता है कि आप अपने अगर आप एडॉप्टेड हैं या आप अनाथ हैं, तो आप अपने डीएनए ट्रेसेस सबमिट कीजिए। अगर उससे क्योंकि 1 साल की बच्ची थी तो ये अज़्यूम किया जाता है कि अगर आप एडॉप्टेड हैं या आप अनाथ हैं तो आप हो सकते हैं
पर्सन। और ज़ाहिर-सी बात है इनको ये पता चल जाता है कि इस बच्ची की उम्र क्या थी। तो आज मतलब 40 सालों बाद उसकी उम्र लगभग वही 41-42 के आस-पास। तो जितने भी 41-42 साल के जो भी लोग थे, पर्सन्स थे जिन्होंने 1981 की बॉर्न 90 1980s 1979 एंड के बॉर्न जितने भी लोग थे, सब लोग अपने डीएनएस जितने लोग भी डीएनए सबमिट करते हैं उन सब की डीएनएस के साथ मैचिंग जब करते हैं तो फाइनली वो होली को ट्रेस आउट कर लेते हैं। तो होली भी मिल जाती है। हालाँकि वो 1 साल की थी तो उसकी तो कोई मेमोरी नहीं थी। और फिर जब पता किया जाता है कि उसको जिस उसके जो पेरेंट्स थे जिन्होंने उसको गोद लिया, उनसे जब बात की जाती है तो वो बताते हैं कि हमने इस चर्च से अडॉप्ट किया था। जब चर्च में जाते हैं इन्वेस्टिगेटर्स तो बताता चर्च वाले जो बताते हैं वो बोलते हैं कि इस बच्ची को कोई अ, छोड़ गया था जनवरी में इस चर्च पे छोड़ गया था एक नोमैडिक रिलीजियस ग्रुप जो एक कल्ट टाइप का है जो अमेरिका में उस दौर में बहुत सारे कल्ट्स का दौर आ गया था वहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस कुछ मूवमेंट टाइप के चल रहे थे। तो एक रिलीजियस जो नोमैडिक रिलीजियस ग्रुप था वो छोड़ के गया था। जब रिलीजियस नोमैडिक ग्रुप की बात उठती है तो डेबी बताती है कि 1980 में डेबी की मदर बताती है कि 1980 में जब डीन से कांटेक्ट लगभग ख़त्म हो गया, बहुत दिनों तक कांटेक्ट नहीं हुआ, तो दिसंबर में उनके पास एक लेडी आई जिसका नाम था सिस्टर सूज़न। तो ये सिस्टर सूज़न भी एक रिलीजियस ग्रुप से जुड़ी हुई थी और वो आती है और इनको डीन की जो है वो कार सौंपना चाहती थी और उसका कहना था कि अब डीन जो है वो एक रिलीजियस ग्रुप जॉइन कर चुका है और इसलिए वो कार जो है लौटा रहा है और वो अब आप लोगों से कांटेक्ट नहीं रखेगा। इसके बाद डीन की मदर जो है इस बारे में इन्फॉर्म जो है पुलिस को भी करती हैं लेकिन पुलिस इतना ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। बाद में जब बहुत दिनों बाद डीन से कांटेक्ट नहीं हो पाता है और जब काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो वो उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल करती हैं लेकिन पुलिस का यही कहना रहता है कि वो वॉलंटरली गया है तो उस पे कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता। विलिंगली अपनी मर्ज़ी से गया है तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। और अंत में होता वही है कि धीरे-धीरे लोग मजबूर होते हैं, अपने लेवल पे कोशिश करते हैं ढूँढने की लेकिन शायद फ़ेल हो जाते हैं क्योंकि जो आखिरी नोन अ, लोकेशन थी डीन और टीना की वो थी लुइसविले, टेक्सास। और जो बॉडी मिली है वो लगभग मिली है 260 माइल्स दूर, मतलब लगभग 450 किलोमीटर दूर, 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर। तो इससे समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पहुँचे कैसे? और यही एक रीज़न था कि जब फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पे सर्कुलेट किए गए तो लोगों को किसी ने कोई पहचाना नहीं क्योंकि वो वहाँ ज़्यादा समय थे ही नहीं। वो या तो वहाँ नए-नए आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था उन्हें पहुँचे हुए वहाँ ह्यूस्टन में या फिर वो ट्रैवल कर रहे थे या कोई उन्हें लेके आया था। तो ये मिस्ट्री हमेशा बनी रहेगी। अ, हो सकता है बाद में सॉल्व किया जा सके लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है मिस्ट्रीज़ के सॉल्व होने की मर्डर मिस्ट्रीज़ के सॉल्व होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ख़ैर ये थी आज की स्टोरी।